हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मानव देवपा पे। एक बार फिर से एक नई सीरीज के साथ हाजिर हैं हम, जिसमें हम यूके ट्रिपल एससी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यानी कुल मिला के यहाँ पे हमारी 500 एमसीक्यू की ये सीरीज होने वाली है, जिसका यह पहला वीडियो है जिसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। यह सीरीज यूके ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं जैसे उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर, पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड, और उसके साथ ही साथ यूके पीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मणिभद्रपुरी किस स्थान का प्राचीन नाम है? आपके ऑप्शंस हैं ए हरिद्वार, बी माणा, सी बागेश्वर या फिर डी काशीपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी माणा। माणा, जिसको भारत के अंतिम गांव के नाम से भी जाना जाता है, उसका जो प्राचीन नाम है वह मणिभद्रपुरी है। और माणा जो है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कुब्जामृग के नाम से किसे जाना जाता था? आपके ऑप्शंस हैं ए ऋषिकेश, बी हरिद्वार, सी उत्तरकाशी या फिर डी रुद्रप्रयाग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋषिकेश। प्राचीन काल में ऋषिकेश को कुब्जामृग या फिर वीरभद्र नाम से जाना जाता था। ये दोनों नाम आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए आदित्य नारायण पुरोहित, बी नीलांबर पंत, सी श्री कृष्ण जोशी या फिर डी भैरवदत्त जोशी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नीलांबर पंत। यह क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी ने जो पिछली वीडियो की परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा था। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में सूर्यास्त के समय विंटर लाइन का खूबसूरत नज़ारा उत्तराखंड के किस स्थान पर देखने को मिलता है? आपके ऑप्शन है ए मसूरी, बी कौसानी, सी मुंशियारी या फिर डी औली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मसूरी। मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, यह देहरादून जनपद में पड़ता है। वहीं जो कौसानी है, इसको महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, पेशावर कांड की घटना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 23 अप्रैल 1930, बी 23 अप्रैल 1931, सी 30 अप्रैल 1930 या फिर डी 30 मई 1930। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 23 अप्रैल 1930। पेशावर कांड की घटना 23 अप्रैल 1930 को हुई थी, जब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने अंग्रेजों के आदेश पर निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो अगला क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किस रेजिमेंट से थे? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 2/18 रॉयल गढ़वाल राइफल, बी 4/18 रॉयल गढ़वाल राइफल, सी 5/18 रॉयल गढ़वाल राइफल या फिर डी 3/18 रॉयल गढ़वाल राइफल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2/18 रॉयल गढ़वाल राइफल। यहाँ पे 2/18 का मतलब यह है कि रॉयल गढ़वाल राइफल की कुल 18 बटालियनें थी, तो उसमें से दूसरी बटालियन यानी दूसरी रेजिमेंट से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐड करूँगा कि जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, उनका वास्तविक नाम क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपका उत्तर सही हुआ तो उसे मैं पिन कर दूंगा। अगला प्रश्न है, जूला पैमाइश नाम की भूमि मापन इकाई को किसने शुरू किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रताप शाह, बी अजय पाल, सी सुदर्शन शाह या फिर डी भवानी शाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रताप शाह। उस समय जूला भूमि मापन की सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी और प्रताप शाह ने जूला पैमाइश के आधार पर टिहरी रियासत में भूमि बंदोबस्त करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कालविदों का शिरोमणि किसे कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सुदर्शन शाह, बी महिपति शाह, सी प्रताप शाह या फिर डी माधो सिंह भंडारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह को कालविदों का शिरोमणि कहा गया है। सुदर्शन शाह पंवार वंश के 55वें शासक हैं और इन्होंने टिहरी रियासत की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, पंवार वंश के किस शासक को सूरत कवि के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सुदर्शन शाह, बी बलभद्र शाह, सी अजयपाल या फिर डी अनंतपाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह शासक होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक और कवि भी थे, इसलिए इनको सूरत कवि के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर यानी इनटेंजिबल हेरिटेज में शामिल है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कुंभ मेला, बी रम्माण, सी नंदा राजजात या फिर डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। कुंभ मेला और रम्माण दोनों ही यूनेस्को की जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है उसमें शामिल है। इसमें रम्माण को 2009 में और कुंभ मेले को सन 2017 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जमरानी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? आपके ऑप्शंस हैं ए धौली गंगा, बी रामगंगा, सी गौला नदी या फिर डी कोसी नदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गौला नदी। जो जमरानी विद्युत परियोजना है यह नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में गौला नदी के ऊपर बनाई जानी है। इस परियोजना से विद्युत उत्पादन के साथ साथ क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा करवाई जाएगी और इस परियोजना पर निर्माण कार्य जो है सन 2023 से शुरू होने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस शासक के समय हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए भवानी शाह, बी प्रताप शाह, सी ललित शाह या फिर डी नरेंद्र शाह। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रताप शाह। प्रताप शाह ने टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को प्रारंभ करवाया था। अगला क्वेश्चन है, टिहरी मसूरी श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण किसने करवाया? आपके ऑप्शंस हैं ए मानशाह, बी प्रताप शाह, सी नरेंद्र शाह या फिर ऑप्शन डी मानवेंद्र शाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रताप शाह। प्रताप शाह ने टिहरी मसूरी श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला किस पंवार वंश के शासक ने बनवाई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रताप शाह, बी भवानी शाह, सी प्रद्युम्न शाह या फिर ऑप्शन डी श्याम शाह। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी भवानी शाह। भवानी शाह ने जो है देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए भागीरथी और अलकनंदा, बी अलकनंदा और मंदाकिनी, सी अलकनंदा और नंदाकिनी या फिर डी अलकनंदा और धौलीगंगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अलकनंदा और नंदाकिनी। तो पंच प्रयागों में से एक है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में जो है नंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए भागीरथी और अलकनंदा, बी अलकनंदा और मंदाकिनी, सी अलकनंदा और नंदाकिनी या फिर डी अलकनंदा और धौलीगंगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भागीरथी और अलकनंदा। तो देवप्रयाग में आकर भागीरथी और अलकनंदा नदी एक दूसरे में मिल जाती हैं और यहाँ से इसे जो है गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा को सास बहू नदियों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए भागीरथी और अलकनंदा, बी अलकनंदा और मंदाकिनी, सी अलकनंदा और नंदाकिनी या फिर डी अलकनंदा और धौलीगंगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अलकनंदा और मंदाकिनी। जो मंदाकिनी नदी है यह केदारनाथ के पूर्व में स्थित चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और जो केदारनाथ में 2013 में बाढ़ आई थी उसका कारण मंदाकिनी नदी में जल स्तर का बढ़ जाना था। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए बद्रीनाथ, बी तुंगनाथ, सी केदारनाथ या फिर डी मद्म महेश्वर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तुंगनाथ। जो तुंगनाथ मंदिर है यह उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, द्रोणताल और गिरिताल किस जनपद में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए उधम सिंह नगर, बी नैनीताल, सी चंपावत या फिर ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उधम सिंह नगर। जो द्रोणताल है और जो गिरिताल है ये दोनों ही उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लखवाड़ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी भागीरथी नदी या फिर ऑप्शन डी अलकनंदा नदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यमुना नदी। जो लखवाड़ विद्युत परियोजना है यह देहरादून डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी के ऊपर बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी डैम किन दो नदियों के संगम पर बना है? आपके ऑप्शंस हैं ए भागीरथी और भिलंगना, बी भागीरथी और अलकनंदा, सी भागीरथी और बालगंगा या फिर डी भागीरथी और बिरही गंगा।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी और भिलंगना नदी गणेश प्रयाग में मिलती हैं, जो कि अब जलमग्न हो चुका है, और जो इन्हीं दो नदियों के संगम पर टिहरी डैम को बनवाया गया है। टिहरी डैम, जिसकी ऊंचाई लगभग 260 मीटर है, यह भारत का सबसे ऊंचा डैम भी है। अगला क्वेश्चन है, कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? आपके ऑप्शन हैं ए भागीरथी और अलकनंदा, बी अलकनंदा और मंदाकिनी, सी अलकनंदा और नंदाकिनी, या फिर डी अलकनंदा और पिंडर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अलकनंदा और पिंडर। पिंडर नदी जो है बागेश्वर में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से निकलकर कर्णप्रयाग में जाके अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, विष्णुप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो आपके ऑप्शन हैं ए भागीरथी और अलकनंदा, बी अलकनंदा और मंदाकिनी, सी अलकनंदा और नंदाकिनी, या फिर डी अलकनंदा और धौली गंगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अलकनंदा और धौली गंगा। तो पंच प्रयागों में से एक विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा नदी के संगम पर बसा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है, पेशावर कांड के समय 2/18 रॉयल गढ़वाल राइफल का अंग्रेज कमांडर कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए रिकेट, बी पी बैरन, सी ई गार्डनर, या फिर डी बैटन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रिकेट। पेशावर कांड की घटना जो कि 23 अप्रैल 1930 को हुई थी, इसमें चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपने कमांडर के आदेश की अवहेलना करते हुए निहत्थे पठानों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, चैतू व माणकों को किस टिहरी नरेश ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? आपके ऑप्शन हैं ए सुदर्शन शाह, बी प्रद्युम्न शाह, सी भवानी शाह, या फिर डी कीर्ति शाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुदर्शन शाह। चैतू व माणकू जो कि चित्रकार थे, ये क्या थे? मौलाराम के वंशज थे। इनको सुदर्शन शाह ने अपने दरबार में आश्रय दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कब दी थी? तो आपके ऑप्शन हैं ए 1889, बी 1895, सी 1900, या फिर डी 1901। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1889। अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को सन 1889 में कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह ने सभासार कितने खंडों में लिखी थी? आपके ऑप्शन हैं ए 6, बी 4, सी 3, या फिर डी 7। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 7। जो सभासार है वह 7 खंडों में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी कब बनाया? आपके ऑप्शन है ए 28 दिसंबर 1815, बी 28 दिसंबर 1816, सी 15 दिसंबर 1815, या फिर डी 15 दिसंबर 1816। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 28 दिसंबर 1815। सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की सहायता से गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त करवाया और अंग्रेजों ने क्या किया कि युद्ध में साथ देने के बदले श्रीनगर को सुदर्शन शाह से मांग लिया और उनसे कहा कि आप टिहरी में जाके अपनी राजधानी बनाइए। और 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह टिहरी में अपनी राजधानी बनाते हैं और एक नई रियासत टिहरी रियासत की नींव रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रालम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए बागेश्वर, बी पिथौरागढ़, सी चमोली, या फिर डी उत्तरकाशी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पिथौरागढ़। जो रालम ग्लेशियर है वह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं 1820, बी 1821, सी 1824, या फिर डी 1823। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1823। 1823 में सुदर्शन शाह के समय टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गौरी गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? आपके ऑप्शन हैं ए मिलम ग्लेशियर, बी स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, सी काला पानी, या फिर डी दूधातोली। गौरी गंगा जो कि काली गंगा की सहायक नदी है, इसका उद्गम मिलम ग्लेशियर से होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मिलम ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, अलकनंदा का उद्गम स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए खतलिंग ग्लेशियर, बी सतोपंथ ग्लेशियर, सी मिलम ग्लेशियर, या फिर डी पिंडारी ग्लेशियर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सतोपंथ ग्लेशियर। तो जो अलकनंदा नदी है यह चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। तो अगला क्वेश्चन है, अमोघ भूति की मृत्यु के पश्चात कुमाऊं में किसका अधिकार हो गया था?
आपके ऑप्शन हैं ए कुषाणों का, बी शकों का, सी होणों का या फिर डी चंद राजवंश का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शकों का। तो अमोघभूति कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है इसे, और इसकी मृत्यु के बाद जो है भारत में शकों का शासन आरंभ होता है। अगला क्वेश्चन है कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक किसे कहा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए अमोघभूति, बी अजयपाल, सी सोमचंद या फिर डी छत्रेश्वर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमोघभूति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी। आपके ऑप्शन हैं ए परमार वंश, बी चंद वंश, सी कार्तिकेयपुर राजवंश या फिर डी कुनिंद वंश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कुनिंद वंश। कुनिंद वंश जो है प्रथम राजनीतिक शक्ति थी जिन्होंने उत्तराखंड पर शासन किया था। तो अगला प्रश्न है 6ठी शताब्दी के पश्चात नागों को पराजित कर उत्तराखंड पर किसने अधिकार कर लिया था। आपके ऑप्शंस हैं ए मौखरी वंश, बी चोल वंश, सी वर्धन वंश या फिर डी पाल वंश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मौखरी वंश। 6ठी शताब्दी में कन्नौज के मौखरियों ने उत्तराखंड पर आक्रमण कर यहाँ अपना अधिकार जमा लिया था। अगला प्रश्न है मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था। आपके ऑप्शंस हैं ए हर्षवर्धन, बी यशोवर्मन, सी रुद्रदामन या फिर डी ग्रहवर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा मौखरी वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है उर्स मेला कहाँ लगता है। आपके ऑप्शंस हैं ए श्रीनगर, बी पिरान कलियर, सी हल्द्वानी या फिर डी पौड़ी गढ़वाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पिरान कलियर। तो उर्स मेला पिरान कलियर में अली अहमद साबरी की मज़ार पर प्रतिवर्ष लगता है। अगला क्वेश्चन है गोचर मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए ई गार्डनर, बी कर्नल बर्नेडी, सी हेनरी रैमजे या फिर डी विलियम ट्रेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्नल बर्नेडी। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष श्रावणी मेला कहाँ लगता है। आपके ऑप्शन है ए अल्मोड़ा, बी पिथौरागढ़, सी देहरादून या फिर डी उधम सिंह नगर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अल्मोड़ा। जो श्रावणी मेला है वह अल्मोड़ा में लगता है। अगला क्वेश्चन है रुड़की से पिरान कलियर के बीच ट्रेन कब चलाई गई। आपके ऑप्शंस हैं ए 1852, बी 1851, सी 1853 या फिर डी 1854। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1851। जो भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी वह 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई, परंतु उससे 2 वर्ष पहले उत्तराखंड में रुड़की से पिरान कलियर के बीच मिट्टी की ढुलाई करने के लिए एक 2 बोगी वाली मालगाड़ी चलाई गई थी जो करीब 9 महीने तक चली थी। अगला क्वेश्चन है कलियर शरीफ में किसकी मज़ार है। आपके ऑप्शंस हैं ए निजामुद्दीन औलिया, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सी अमीर खुसरो या फिर डी अलाउद्दीन अली अहमद साबरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन अली अहमद साबरी। यहाँ पर प्रतिवर्ष उर्स मेला भी लगता है, तो इनकी मज़ार जो है कलियर शरीफ में है। अगला क्वेश्चन है मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश का शासन स्थापित हुआ था। आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रकूट वंश, बी वर्धन वंश, सी गुर्जर प्रतिहार या फिर डी पाल वंश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्धन वंश। वर्धन वंश ने मौखरियों को पराजित कर उत्तराखंड में अपनी सत्ता स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है जौलजीबी मेले की शुरुआत कब हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए 1915, बी 1913, सी 1914 या फिर डी 1916। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1914। जो जौलजीबी मेला था वह 1914 में आरंभ किया गया था। वैसे तो यह मेला बहुत पहले से चला आ रहा था, परंतु कहा जाता है कि 1914 में जो पाल राजा गजेंद्र पाल थे उन्होंने जो है इसको व्यापारिक मेले का रूप दिया था। अगला क्वेश्चन है गोचर मेले की शुरुआत कब की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए 1953, बी 1943, सी 1945 या फिर डी 1955। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1943। गोचर मेले की शुरुआत जो है 1943 में कर्नल बर्नेडी के द्वारा की गई थी। यह प्रतिवर्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पे प्रारंभ होता है।
तो इस प्रश्न के साथ यह वीडियो का एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण सुझाव लिखना बिल्कुल मत भूलिए, इससे हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।